अब हम देखेंगे प्रताप सिंह बारठ के बारे में। नेक्स्ट क्रांतिकारी है। इससे पहले के पार्ट में हमने केसर सिंह बारठ है, सागरमल गोपा, अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक आदि के बारे में हमने देख लिया था। वो पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप जरूर देख ले। देखो, बात उन दिनों की हम कर रहे हैं जब भारतवर्ष से जो दासता की पीड़ा से करा रहे थे, और उस समय ही कुछ साहसी भारतीय युवक अंग्रेजों की जो दास्ता है, अंग्रेजी जो दास्ता के जुए को उतार फेंकने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। उन्हीं में से एक थे प्रताप सिंह बारठ। तो प्रताप सिंह बारठ अपने पिता केसरी सिंह बारठ के पद चिन्हों पर, यानी इनके पिताजी और विशेषकर इनके दादाजी भी बड़े देशभक्त थे, और इनके पिताजी भी क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर शामिल रहे, और देश के लिए आजीवन कारावास की सजा उन्होंने काटी थी। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रताप सिंह बारठ ही क्या बन गए, एक अच्छे क्रांतिकारी बन गए, जिन्होंने उस समय के क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का भी विश्वास हासिल कर लिया और उनके दाहिने हाथ बन गए थे। और उनके फिर चलते हुए वो क्या हो गए, देश के लिए शहीद हो गए, यानी अपना जीवन कुर्बान कर दिया, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य से ये नहीं हटे थे। ऐसे ही वीर क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारठ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी से ग्रहण करने के बाद देखो होता क्या है, इनको पहले शिक्षा के लिए अजमेर भेजा जाता है, जो डीएवी कॉलेज के अंदर, वहाँ पर भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पर उनका मनन नहीं जमता। और पीछे जो केसरी सिंह बारठ हैं, उनका भी मन इस कारण नहीं था, क्योंकि केसरी सिंह बारठ जो अंग्रेजी स्कूलें हैं उन्हें गुलामी का एक नया सांचा मानते थे। यानी वो क्या करते थे, भारतीयों के अंदर कभी भी जो आज़ादी की बात को नहीं बढ़ता, यानी भारत के युवकों को सिर्फ गुलामी में ही प्रसन्न रहने का पाठ ये स्कूलें पढ़ाती है। इनके इन मंतव्य को समझते हुए प्रताप सिंह जो बारठ है, वहाँ से अपनी मैट्रिक की जो परीक्षा देना भी उचित नहीं समझते हुए छोड़ दिया, और फिर जो क्रांतिकारी अर्जुनलाल सेठी है उनके पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ चले गए, जयपुर में। जयपुर के अंदर अर्जुनलाल सेठी ने जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की, तो उसमें इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। अब जब अर्जुनलाल सेठी जी ने अपना ये विश्वविद्यालय, अपना जो जैन वर्धमान विद्यालय जयपुर से कहाँ ले गए, इंदौर ले गए, तब प्रताप सिंह फिर कहाँ पर चले गए, व्यवहारिक शिक्षा के लिए दिल्ली चले गए मास्टर अमीर चंद के बाद। और यहीं से इनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या आया है, बड़ा ही बदलाव आता है। वे राजपूताने की सैनिक छावनियों में क्या करते, भारतीय सैनिकों को भविष्य में सशस्त्र क्रांति हेतु क्या करना तैयार कर लिया। जब अमीर चंद के पास गए थे, इनकी उम्र सिर्फ 20 वर्ष थी, और इतनी कम उम्र में वो क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता बन गए। और रास बिहारी बोस और मास्टर अमीर चंद ने इन्हें क्रांति के लिए जन जागृति करने के लिए लोगों को तैयार करने का काम सौंपा था। तो इसके लिए ये घूम घूम कर आज़ादी की लड़ाई के लिए राजपूताने के सैनिक और जो युवक हैं उनको तैयार करने लगे थे, और इसके लिए इन्होंने काफ़ी सारा जो क्रांतिकारी संगठन भी खड़ा कर दिया था। लेकिन देखो, अब बात होती है उस समय की, जिस समय सारे भारत के जो बड़े बड़े राजा, सामंत, जमींदार अंग्रेजों के सामने सिर झुकाए हुए थे। यानी इस समय जो भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली रखी गई थी, उस समय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहा था। और वो वायसराय यानी ब्रिटिश सरकार ये दिखाना चाहती थी कि भारतीयों के जो हृदय उन पर हमेशा के लिए वो अमिट साब छोड़ना चाहती थी। इसके लिए वो वायसराय के दिल्ली प्रवेश को उसने धूमधाम और शान और शौकत का आयोजन उसने बना दिया था। तो इसके लिए क्या करना चाहते, ब्रिटिश सत्ता के अधीन, यानी भारतीयों के मन में क्या डालना चाहते थे कि उनकी भलाई इसी में है कि वो ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहे, और ब्रिटिश सम्राट के जो प्रतिनिधि है वायसराय, उसको अपना प्रभु यानी भगवान और सर्वोच्च मानने में ही क्या है, उनका भला है और भारत का भला है। और इसके लिए भारत के जो देशी राज्यों के सभी नरेशों, सामंतों, ब्रिटिश प्रांतों के जमींदारों, तालुकदारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, धर्माचार्यों, सैनिक अधिकारी और भी जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति, उन सबको आकर्षित जो यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। और ये सारे के सारे जो लॉर्ड हॉर्डिंग है, इसके पीछे चला हुआ
करते थे। लेकिन इधर क्रांतिकारियों ने भी इनसे ही बड़ा जलसा यहाँ पर आयोजित किया था, जिसकी खबर से शायद उस समय के वायसराय और अंग्रेजी प्रशासन बिल्कुल ही बेखौफ थे। तो बात होती है 1912 की। तो 1912 के अंदर जैसे ही इनका जुलूस चांदनी चौक पर पंजाब नेशनल जो बैंक है उसकी ऑफिस पर फेंका, तो उसी समय क्रांतिकारी कौन, जो रास बिहारी बोस के द्वारा ही तैयार किए गए थे, उसमें दो थे, एक तो जोरावर सिंह भारत और उनके साथ थे उनके भतीजे। कौन थे? भतीजे प्रताप सिंह भारत। तो यहाँ पर जोरावर सिंह भारत ने क्या कर दिया, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया, और जिसके कारण हालांकि लॉर्ड हार्डिंग बच गया था, वो केवल घायल हुआ था, और जो उसका छत्री था महावीर सिंह वो इसमें क्या किया था, मारा गया था। बाद में यहाँ से साचा भतीजे ऐसे वहाँ से खिसक गए उस भीड़ से कि अंग्रेज सरकार चाह करके भी क्या कर सकी, उनको पकड़ नहीं सकी। सशिंद्र नाथ सान्याल और विष्णु जो पिंगले और करतार सिंह सरावत जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों से भी संपर्क हुआ था। किसका? जो प्रताप सिंह भारत। तो यानी विभिन्न क्षेत्रों में ये घूमते रहे, बंगाल, पंजाब, दक्षिण भारत, सभी क्षेत्रों में क्या करते थे, ये निरंतर क्रांतिकारी गतिविधियां करते रहते। और एक बात की घटना आपको बताऊं, जब मास्टर अमीरचंद के बाद दिल्ली के अंदर गए थे, तो मास्टर अमीरचंद ने इन्हें व्यवहारिक शिक्षा यानी क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर प्रशिक्षित किया था, जिसमें क्या था, जो सरकारी कार्यालयों से वेश बदलकर गुप्त सूचनाएं प्राप्त करना, सैनिकों के बीच में संदेशों का आदान प्रदान करना, तो इस बातों में उनको प्रशिक्षण किया था। और एक बार तो उन्होंने अपने गुरु अमीरचंद को भी इस मामले में चकित कर दिया था। जब वो वेश बदलकर उनसे बात कर रहे थे तो अमीरचंद भी उसको नहीं पहचान पाए। बाद में उन्होंने अपनी पहचान खुद बताई थी कि आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका ही शिष्य प्रताप सिंह हूँ। तब अमीरचंद भी उनके इस बातों से क्या हो गए थे, बहुत ही गदगद हो गए थे। तो इस तरीके से इन्होंने सभी क्षेत्र के जो क्रांतिकारी उन क्रांतिकारियों से मिल करके क्या किया था, भारत के अंदर जो क्रांति है उस क्रांति को संगठित करने का काम किया था। तो इसके लिए ये रास बिहारी बोस के बाद में जो नवदीप नाम बंगाल वहाँ भी गए थे, उनके आदेश लेकर आए थे वापस राजस्थान, फिर पंजाब गए, सभी क्षेत्रों में, फिर दक्षिण भारत में यानी हैदराबाद गए, और हैदराबाद से क्या हुए, वापस बीकानेर की ओर जा रहे थे। तभी उसे एक इनका जो मित्र था स्टेशन मास्टर, उनके धोखे के कारण ये क्या कर ले गए, पकड़ लिए गए। उन्होंने भारत सरकार के जो गृह सदस्य थे रेगिनोल्ड कैड्रोप की हत्या की भी योजना बनाई, हालांकि इसमें विफल रहे, इसमें ये बच गया, वो इसकी हत्या नहीं कर पाए थे। अब बात होती है 1914-15 में, जब बनारस षड्यंत्र का आरोप लगा। ये पूर्व में हम पढ़ चुके इसलिए यहाँ डिस्कस इतना नहीं करेंगे। इस षड्यंत्र के अंदर आरोप तय किए जाने पर उन्हें क्या कर दिया, बरेली जेल में, यानी काफ़ी पहले से इन पर एक तो दिल्ली षड्यंत्र केस और दूसरा बनारस षड्यंत्र केस, इन दोनों ही षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारड की काफ़ी समय से अंग्रेज सरकार को क्या थी, तलाश थी। हालांकि दिल्ली षड्यंत्र केस के समय कुछ समय के लिए प्रताप सिंह बारड और जोरावर सिंह बारड दोनों को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण, कोई सबूत नहीं मिलने के कारण छोड़ना पड़ा था। लेकिन बाद में सरकार ने क्या कर दिया, इनके पास दोबारा और भी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। तो बात उस समय की थी जब ये हैदराबाद से बीकानेर लौट रहे थे, और उसी समय हैदराबाद से जब वो बीकानेर आ रहे थे, तब जोधपुर के पास एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है आसानाडा। आसानाडा पर उसका स्टेशन मास्टर एक इनका मित्र होता है। तो इन्होंने कहा कि उनसे मिलकर चलें, कोई खुफिया जानकारी हो तो इनसे क्या कर लें, प्राप्त कर ले, और थोड़ा उनके पास जो यात्रा की थकान है उसका रेस्ट कर ले। लेकिन इन्हें क्या पता था कि जिनके पास जा रहे हैं, जो इनका मित्र है, वही इनका क्या निकलेगा, आज भयंकर बड़ा शत्रु निकलेगा, बड़ा विश्वासघाती निकलेगा। यानी अंग्रेजों ने उन्हें क्या कर दिया, लालच दे करके उसको तोड़ दिया था। तो उसने धोखे से क्या कर दिया, यहाँ पर जो प्रताप सिंह बारड उनको पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। तो यहाँ से फिर इनको गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया गया, बरेली, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, बरेली जेल के अंदर डाल दिया गया। अब कई प्रलोभनों के बावजूद उन्होंने पुलिस के सामने कोई भेद नहीं खोला। तो बरेली जेल में जब इनको पहुंचाया, तब ब्रिटिश सरकार का जो बहुत ही बड़े गुप्तचर अधिकारी होते थे चार्ल्स क्लीवलैंड, उनको यहाँ बुलाया गया, और उनके माध्यम से उन्होंने क्या किया, प्रताप सिंह बारड को क्या किया, उनसे क्रांतिकारियों के बारे में राज उलगने के लिए तरीके के इनको लोभ दिए, है ना, जिसमें उनको कहा कि तुम्हें बहुत बड़ा पद मिलेगा, लाखों रुपए का तुम्हें इनाम देंगे, तुम्हारे पिता को जो आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे हैं वो छोड़ दिया जाएगा, तुम्हारे चाचा को जो
प्राणदंड यानी जो फांसी की सज़ा हुई है वो भी वापस ले ली जाएगी। वायसराय से आप सभी को क्या करवा दिया जाएगा, माफ़ करवा दिया जाएगा। आपके पिताजी और चाचा जी की जो संपत्ति जब्त की है वो सारी क्या कर दी जाएगी, आपको वापस दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रताप सिंह बिल्कुल भी टच से मच नहीं हुए, है ना। यानी उन्होंने किसी भी प्रकार का राज इनको क्लीवलैंड को नहीं बताया। तब क्लीवलैंड ने क्या किया, इनकी भावनाओं से विचार किया कि 22 साल का बच्चा है ना, तो ये कोई भेद खोल देगा, तो इनको क्या करें, इनकी अब भावनाओं से कहें। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए निरंतर रोती रहती, बहुत दुखी है। अगर तुमने सरकार की सहायता की तो तुम्हें घर भेज दिया जाएगा, और अगर तुमने सरकार की सहायता नहीं की तो तुम्हें दंड मिलेगा, यानी तुम्हें क्या होगी, फांसी होगी। और इस कारण इस दुख में तुम्हारी माँ भी क्या करेगी, अपने प्राण त्याग देगी, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब वीर बालक था, वीर और साहसी बालक प्रताप सिंह का ने वो जवाब दिया जिसकी कल्पना उस समय शासक क्लीवलैंड ने भी नहीं की थी। और वो भी एक तरीके से भौशंका रह गया था, और उसे भी कहना पड़ा कि अगर ऐसे ही 1000 व्यक्ति भारत के अंदर हो जाए तो भारत संपूर्ण विश्व पर क्या कर सकता है, राज्य कर सकता है। वो क्या कहा था उसका फिर थोड़ा सा आप उसको सुन भी लीजिए उनके कथनों में ही। तो प्रताप सिंह बारट ने कहा था, तुम कहते हो मेरी माँ मेरे लिए दिन रात रोती है और बहुत दुखी है, तो मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, लेकिन मैं हजारों अपनी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं के रुलाने का कारण नहीं बन सकता। और अगर मेरी मृत्यु भी होगी, मेरे क्रांतिकारी माताओं के रुलाने के कारण अगर मेरी मृत्यु भी होगी, तो मेरी माँ पर ये क्या होगा, बड़ा ही घोर अपमान होगा। तो इस बात को सुन करके जब क्लीवलैंड किसी भी प्रकार का भेद इनसे नहीं प्राप्त करा, तब इन पर अमानुषिक अत्याचार किए। विद्युत के झटके पर झटके इतने दिए गए कि इसका शरीर कंकाल हो गया। और आप सभी जानते हो कितने भी जितनी भी तरीके से भीषण यातनाएं अंग्रेज दे सकते थे वो उन्होंने दी। इतनी सारी दारुण यातनाओं के बावजूद भी ये बालक वीर बालक था जो टच से मच नहीं हुआ, यानी अंग्रेजी सरकार को कोई भेद नहीं बताया। और आखिर निर्दयी क्रूर सरकार ने उसे तड़पा तड़पा कर सता कर दारुण यातनाएं देकर 24 मई 1918 को जेल में ही इसको क्या किया, मार डाला। इनकी मृत्यु की सूचना भी उनके परिवार को नहीं दी गई। कई वर्षों बाद इनके परिवार को मिली। जब केसरी सिंह बारट जी जेल से छूट कर आए थे तब ही वो इनकी मृत्यु की जानकारी प्राप्त कर पाए थे। तब उन्होंने कहा था कि भारत माता का लाल उसी के लिए शहीद हो गया। यानी उन्होंने कहा था जिस काम के लिए उनको तैयार किया गया उस मंजिल को वो क्या कर गया, प्राप्त कर पाया। यानी प्रताप सिंह बारट की मृत्यु का केसरी सिंह बारट ने कोई दुख भी नहीं मनाया था। तो ये थे वीरवर बालक प्रताप सिंह बारट। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जोरावर सिंह बारट के बारे में, जिनके बारे में लाला लाजपत राय जी ने अपनी आत्मकथा में बहुत ही खूब लिखा है कि जिस आदमी ने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के मौके पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, उसने एक स्मरणीय याद रखने लायक कार्य किया था। इस आदमी की दिलेरी व बहादुरी का अपना सानी नहीं है। इससे भी अधिक हौसला देने वाली बात यह है कि एक शक्तिशाली शानदार साम्राज्य के सब साधन व शक्ति उस वीर का पता लगाने में आज तक असमर्थ साबित हुई है। तो हाँ, बिल्कुल ही सही लिखा है इनके बारे में। किसने? लाला लाजपत राय जी के बारे में। यही वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जिन्होंने 12 दिसंबर 1911 को जब भारत की राजधानी कलकत्ता से परिवर्तित करके दिल्ली लाई जा रही थी, और उसी के मौके पर जब वायसराय दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहा था, तो बहुत ही वैभवपूर्ण वो जुलूस निकाला गया, जिसमें देश भर के राजाओं, महाराजाओं, सेवकों, कर्मचारियों आदि को बुलाया गया था। और यहाँ पर जब वायसराय अपना वैभव प्रदर्शित कर रहा था और ये बताना चाहता था कि वो ही भारतीयों के लिए भगवान हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्रांतिकारियों ने भी इनका बेखूबी से जवाब दिया, और वो जवाब देने वाले थे जोरावर सिंह बारट।
तो बारठ परिवार में त्याग और बलिदान की कथा बहुत ही अतुलनीय। इससे पहले के पार्ट के अंदर हम केसरी सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ के बारे में देख चुके। तो केसरी सिंह बारठ के ये छोटे भाई थे जोरावर सिंह बारठ, और प्रताप सिंह बारठ के ये क्या थे, चाचा जी थे। तो इनका परिचय दिए बिना राजस्थान में क्रांतिकारियों का विवरण पूरा नहीं हो जाता। अगर वीरता और साहस की बात करें या दिलेरी और बहादुरी की बात करें तो उसमें जोरावर सिंह बारठ का कोई सानी नहीं था। 1912 में दिल्ली में वायसराय होर्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने का दुस्साहसिक कार्य किसने किया था? जोरावर सिंह बारठ ने ही किया था। जोरावर सिंह बारठ ने बुर्का पहन कर के इतनी कुशलतापूर्वक तरीके से बम फेंक दिया कि किसी को कुछ भी पता ही नहीं चला। यानी जो गोरे राज का जो गुर्गे थे उनका इस क्षेत्र में ज़बरदस्त पहरा लगा हुआ था दिल्ली में, फिर भी वो इस वीर या कह सकते हैं रणबंक के बहादुर का पता नहीं चला सके। और ये उस विशाल ब्रिटिश शासन की आंखों में धूल झोंक कर के ऐसे लापता हो गए कि आज जन्म सरकार इनका क्या लगा सकी, पता नहीं लगा सकी। दिल्ली से भागने, देखो दिल्ली से जब ये भागे तो आगे क्या आ गई थी, यमुना नदी आ गई थी। तो जब यमुना नदी को पार कर रहे थे चाचा भतीजे दोनों ही, तब भतीजे ने जब नदी पार कर ली बिल्कुल ही थक गया, उससे आगे चलने की उसकी ताकत नहीं थी। किसकी? प्रताप सिंह की। और उसी समय दो जो पुलिस वालों ने उन्हें क्या कर लिया, पहचान लिया, यानी संदिग्ध होने पर उन्हें रोका। तो वहीं पर दोनों ही उस कांस्टेबलों की हत्या कर दी। किसने? इस जोरावर सिंह बारठ ने। और अपने जो भतीजे प्रताप सिंह को अपने कंधे पर लेकर के वहाँ से फिर वो चल पड़े से। यहाँ से वो फिर अलग अलग स्थानों से चलते हुए फिर अहमदाबाद पहुँचे, वहाँ से बांसवाड़ा गए। बांसवाड़ा गए तब भी यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी बांसवाड़ा के अंदर। जब वो बांसवाड़ा जा रहे थे तब क्या किया, एक जो गुप्तचर था उसने इनको क्या कर लिया था, पहचान लिया था। यानी वो निरंतर इसका क्या कर रहा था, पीछा कर रहा था। जब से वो दिल्ली से निकले थे उनका निरंतर पीछा कर रहा था। और जब ये बांसवाड़ा राज्य की सीमा से बाहर निकल रहे थे तभी उस गुप्तचर ने वहाँ का जो नाकेदार था उसको आवाज़ दे करके कहा कि इस व्यक्ति को पकड़ लो। तो जोरावर सिंह बारठ ने वहाँ भी नाकेदार को क्या कर दिया, धराशायी करके वहाँ से निकल गए थे। फिर उदयपुर होते हुए मालवा के पहाड़ों और जंगलों में भटकते रहे। वहाँ इन्होंने अपना जो बहुत ही कष्टमय जीवन व्यतीत किया। अंत समय में ये बीमार भी पड़ गए थे, लेकिन सारी इन समस्याओं का सामना करते हुए भी उन्होंने कभी भी समर्पण नहीं किया। पहरा अंग्रेजों ने इतना लगा दिया कि कई बार तो इनको भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने शीश नहीं झुकाया था। एक या तो चंद्रसेन आज़ाद था जो कि जीते जी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आया था, और तो दूसरा कहते हैं जोरावर सिंह बारठ जो न तो जीते जी आया न ही उसके बाद आया था। तो आरा हत्याकांड जिसमें आरा के महंत की हत्या की, जिसके बारे में पूर्व में बताया जा चुका है, इसकी गिरफ्तारी के लिए भी वारंट जारी हो चुके थे। यानी इनके पीछे दो सरकारें पड़ी थी, एक तो कोटा सरकार और एक बिहार सरकार। अब इधर जब दिल्ली के अंदर लॉर्ड हार्डिंग पर बम निकाला था तो दिल्ली सरकार ने यानी अंग्रेज सरकार ने इनके ऊपर 1 लाख रुपए का क्या कर दिया था, जो इनाम घोषित कर दिया। अब अपने राजभक्ति प्रदर्शित करने के लिए राजपूताना के शासकों ने भी क्या कर लिया था, इनामों की घोषणा कर दी। सब कुछ इनामों को मिला करके कई करोड़ों में हो जाते हैं। इनके बावजूद भी वो आज जन्म क्या हुए, गिरफ्तार नहीं हुए, यानी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए। ये हैं जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ, दोनों ही चाचा भतीजे। तो फिर क्या होता है, 1939 ईस्वी में जाकर के ये क्या होता है, ये वारंट रद्द होते हैं। और इनका निधन भी 17 अक्टूबर 1939 को कहाँ पर हो जाता है, कोटा के अंदर हो जाता है। यानी ये बाद में अपना वेशभूषा बदलते हुए इस क्षेत्र में घूमते थे, और घूमते घूमते इनकी समस्याएं इतनी बढ़ चुकी थी कि खुद ये बीमार भी पड़ गए थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आए, क्योंकि हर बार इस वीर क्रांतिकारी ने अपनी वेशभूषा और बोलचाल को बदल करके अंग्रेज़ों को चकमा देते रहे। और बाद में जाकर ये साधु बन गए थे और इन्होंने अपना नाम अमरदास वैरागी रख लिया था। और अंत में इन्हीं कष्टमय अवस्था के अंदर 17 अक्टूबर 1939 को
कोटा राज्य के अंदर इनका क्या हो गया था, यानी यहाँ पर जंगलों के अंदर ही इनका क्या हो गया, निधन हो गया था। इसके अलावा ज्वाला प्रसाद जो जिज्ञासु, बाबा नरहरिदास, स्वामी कुमारानंद जैसे क्रांतिकारियों का योगदान भी विस्मृत यानी भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने भी आज़ादी के पथ पर काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया था और क्रांतिकारी गतिविधियों को भी महत्वपूर्ण रूप से संगठित किया था। राव गोपाल सिंह खरवा के बारे में अब अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने बाकी जितने भी क्रांतिकारी थे उनके बारे में हमने अध्ययन कर दिया था और अब हम देखने जाएंगे राव गोपाल सिंह खरवा, उनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण घटनाएं, योजनाएं आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो खरवा ठिकाना ये अजमेर राज्य के अंदर पड़ता है। जो उस समय का अजमेर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें खरवा नामक एक स्थान है, वहाँ ठिकाने के क्या हुआ करते थे, ये ठाकुर को हुआ करते थे। इनका जन्म 1872 के अंदर हुआ था। अब देखो इनके जन्म के बाद में इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो मेयो कॉलेज के अंदर हुई, लेकिन फिर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि ये क्या हुए थे, उस समय आर्य समाज की विचारधारा उससे बड़े ही प्रभावित थे। और बाद में एक संत ज्ञानानंद जी हुए थे जिन्होंने बंगाल के अंदर जो एक भारत धर्म महामंडल नामक का आयोजन किया था। इसमें जो राजस्थान से धर्म महामंडल के एक शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में गोपाल सिंह खरवा जी कहाँ गए थे, बंगाल गए थे। और यही इनके जीवन का बड़ा ही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था, क्योंकि यहाँ उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ था। कौन से क्रांतिकारी, रास बिहारी बोस, सचिंद्रनाथ सान्याल आदि जैसे क्रांतिकारियों से इनका यहाँ पर क्या हुआ था, संपर्क स्थापित हुआ था। और वहीं से गोपाल सिंह जो खरवा है वो क्रांतिकारी जो पथ है उस पर आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने देखो क्या किया, 1907 में इन्होंने अजमेर के अंदर राजपूताना छात्रावास की स्थापना की थी। जैसे जो अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर के अंदर जो वर्धमान विद्यालय की स्थापना करके क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया था, वैसे ही गोपाल सिंह खरवा ने भी इस राजपूताना छात्रावास के माध्यम से ऐसे बच्चों को इसमें भरा जो आज़ादी के लिए कुछ कर सके, क्रांति के लिए जिनको क्या कर सके, तैयार कर सके। तो ऐसे ही छात्रों को यहाँ इस छात्रावास में क्या दिया जाता था, एडमिशन दिया जाता था और उन्हें क्रांति के पथ पर चलाने के लिए तैयार किया जाता था। अब देखते हैं इनकी क्रांतिकारी गतिविधियाँ कौन कौन सी गतिविधियों के अंदर इनका नाम आया। तो राव गोपाल सिंह का नाम दिल्ली षड्यंत्र के, जो हम कई बार जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो दिल्ली षड्यंत्र केस के अंदर भी इनका नाम आया था, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग पर क्या फेंका गया था, बम फेंका गया था। इसमें भी नाम सामने आया था। उन पर भी आरोप लगाया गया कि वे जोधपुर और नसीराबाद के निचले स्तर के राजपूतों के बीच में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं फैला रहे हैं। अब देखो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब इसमें हालांकि दिल्ली षड्यंत्र केस के अंदर उनका इतना कुछ जो प्रमाण नहीं मिले, लेकिन बाद में इनका कहा कि भाई जोधपुर और जो नसीराबाद के जो राजपूत सैनिक है जो फौज में भर्ती है, उन सैनिकों को भड़का रहे हैं अंग्रेजी राज के विरुद्ध, यानी उनको भड़का करके ब्रिटिश राज के विरुद्ध उकसा रहे हैं विद्रोह के लिए। तो इसके ये भी इन पर आरोप लगाया गया और दोनों ही कार्रवाइयों में उन पर आरोप क्या हो सके, सिद्ध नहीं हो सके, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिसके अंदर ये सिद्ध हो सके कि यहाँ के राजपूत जो सैनिक है उनको क्या कर रहे हैं, ये ब्रिटिश राज के विरुद्ध भड़का रहे हैं। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत क्या किया गया था, उन पर मुकदमा चलाया गया था और उसका मुकदमा चला करके फिर उनको कुछ समय के लिए गिरफ्तार भी कर लिया गया था। आगे देखेंगे अब इनकी महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कोटा के जो साधु हत्याकांड के में भी संदेह में घिरे थे। कोटा के साधु जो प्यारेलाल थे, उनके हत्याकांड के अंदर भी इनके ऊपर संदेह था कि उनकी हत्या के अंदर गोपाल सिंह जो खरवा है वो भी शामिल थे। इसके अलावा इन्होंने केसरी सिंह बारट के साथ मिलकर के इन्होंने जो वीर भारत सभा है इसकी की स्थापना की थी। इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारट और अर्जुन लाल सेठी। इन्होंने मिलकर के वीर भारत सभा की स्थापना की। वीर भारत सभा क्या थी, राजस्थान के अंदर जो अखिल भारतीय स्तर पर जो अभिनव भारत नामक सभा थी, उसी की एक क्या थी, संस्था थी जो राजस्थान के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या कर रही थी, संगठित कर रही थी। तो देखो इधर जो भारत के जो टॉप लीडर्स थे जैसे रास बिहारी बोस, सचिंद्रनाथ सान्याल, ये अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध के अंदर फंसा दे करके भारत में क्या करते थे, क्रांति
करने की योजना बनाई, क्योंकि इनका मानना था कि इस समय जो सारी फौज है वो क्या है, अंग्रेजों की और जो भारतीय राजाओं की वो बाहर है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, क्रांति करके अंग्रेजों को बाहर से बाहर खदेड़ देना चाहिए। तो इस क्रांति की जब योजना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने बनाई थी, रास बिहारी बोस ने सशस्त्र यानी हथियारों के बल योजना बनाई, जिसमें खरवा को राजस्थान में क्रांति का क्या किया गया था, दायित्व सौंपा गया था। यानी इसके अंदर जो राजस्थान का क्षेत्र, वैसे हमने वीर बार सभा देख ली जो कि एक गुप्त सैनिक संगठन था और इसके माध्यम से भी इनको कार्य किया गया था। हालांकि इसके संस्थापक मुख्य रूप से ठाकुर केसर सिंह बारट थे, लेकिन जो प्रमुख जो व्यक्तित्व इसमें थे वो राव गोपाल सिंह खरवा ही थे। तो इन्होंने यहाँ पर मिलकर के आस पड़ोस के जो राजपूत सैनिक थे और भी थे, उनको क्या किया, क्रांतिकारी रास्ते पर लाने का काम किया था। किंतु योजना क्या हो गई, देखो विफल हो गई। यानी जो गोपाल सिंह जो खरवा है, गोपाल सिंह खरवा ने क्या किया, गोपाल सिंह खरवा का जो राजपूताना के जो राज दरबार है, राजघराने, उनसे प्रत्यक्ष संपर्क था। तो उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर रास बिहारी बोस ने जो भूप सिंह है उसके साथ में मिलकर के क्या किया था, यहाँ पर क्रांति को सफल करने का प्रयास किया था। इसी के लिए रास बिहारी बोस ने भूप सिंह को कहाँ पर भेजा था, अजमेर भेजा था। और अजमेर जाकर के ये कहलवाया था वहाँ जाकर के क्या की जाए, आप जो राजपूताना की जो पुरानी जो तोड़ेदार हेनरी मार्टिन जो बंदूकें हैं और कारतूस खरीद। अब देखो ये क्या था, अंग्रेज सरकार इसमें नई जो राइफल लाई रही थी, इसी कारण पुरानी जो तोड़ेदार बंदूकें थी है हेनरी मार्टिन वो नीलाम कर रही थी। तो इसको इन्होंने कहा कि क्रांति के लिए क्या किया जाए, इनको एकत्रित कर लिया जाए। और संपूर्ण भारत के अंदर क्रांति करने की तिथि 1 फरवरी 1915 रास बिहारी बोस ने क्या की थी, निश्चित की थी। तो यहाँ ये काम भूप सिंह जी बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे थे, जिनके साथ में समन्वय कौन कर रहे थे, गोपाल सिंह खरवा कर रहे थे। लेकिन देखने वाली ये बात है कि जब ये क्रांति करने के लिए तैयार थे, सब कुछ योजना थी, लेकिन इनके अपने ही बेदिए के कारण क्रांति की योजना क्या हो गई, विफल हो गई। तो इस कारण यहाँ पर राजस्थान के अंदर भी गोपाल सिंह जो खरवा है उनको भी क्या करना पड़ा था, बड़ी समस्या का सामना। ये यहाँ पर क्रांति की शुरुआत नहीं कर पाए थे। हालांकि इन्हें क्रांति करने की जिम्मेदारी दी गई थी गोपाल सिंह खरवा को और भूप सिंह को, जो ब्यावर, नसीराबाद आदि राजस्थान के अलग अलग इलाके इनको बांटे गए थे। लेकिन योजना विफल हो जाने के कारण ये राजस्थान के अंदर भी क्या हुई थी, ये योजना सफल नहीं हो पाई थी। अब जब ये जंगलों के अंदर इस क्रांति की तैयारी कर रहे थे, उसी समय इनको क्या कर दिया, सरकार ने आकर के घेर लिया और इन्हें 24 जून 2015 को सरकार के आदेशानुसार इन्हें टाटगढ़ में जाकर रहना पड़ा। हालांकि इन्होंने प्रत्यक्ष गिरफ्तार होने, आत्मसमर्पण करने की बजाय इन्होंने अंग्रेज़ों से क्या किया था, आमना सामना करने का निश्चय किया था। लेकिन बाद में समझौता हो गया, कह दिया कि भाई आपको नज़रबंद रखेंगे, आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे और आपको बंदी जैसा हम नहीं रखेंगे, काफ़ी सारे आपको छूट देंगे, घोड़े, अस्त्र शस्त्र आपके पास होंगे, आप शिकार कर सकोगे। ऐसी काफ़ी बातें थी जब टाटगढ़ जेल के अंदर ले जाकर ले गए। लेकिन 10 जुलाई 1915 को इन्हें वहाँ से भाग निकलना पड़ा। अब भागना क्यों पड़ा, क्योंकि बाद में जो रास बिहारी जी बोस है, इनका नाम जो विभिन्न जो घटनाएं थी, क्रांतिकारी घटनाएं, उसमें भेदियों द्वारा जो सरकारी गवाह बन गए थे उनके द्वारा ले लिया गया था। तो उनके द्वारा इनका जब नाम लेने के कारण ही इनको क्या करना पड़ा था, यहाँ की जो जेल तोड़ करके वहाँ से क्या करना पड़ा था, भागना पड़ा था। भागने के बाद हालांकि उनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जब वो भाग करके आगे जा रहे थे इसी अजमेर वाले इलाके के अंदर थे और एक जो महत्वपूर्ण इलाका था जो जैसे सलीमाबाद, जो सलीमाबाद जब पहुँचे वहाँ से जब ये सूचना अंग्रेज इनके पीछे पीछे भागे हुए आ रहे थे, उसी समय ये सूचना किसको मिलती है, जो भूप सिंह को मिलती है। हालांकि भूप सिंह जो उस समय विजय सिंह पथिक के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे और सलीमाबाद में इनकी जो मदद के लिए आते हैं, जो ऊँटों पर सवार होकर वहाँ से पहुँचते हैं। लेकिन इससे जब तक भूप सिंह पहुँचते इससे पहले ही गोपाल सिंह क्या करते हैं, कुछ शर्तों के साथ में अंग्रेज सेना और उनकी अधिकारियों के साथ में क्या कर लेते हैं, आत्मसमर्पण कर लेते हैं। यानी अंग्रेज यहाँ फिर आत्मसमर्पण करने के बाद अंग्रेज इनको क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद इनकी जागीर भी छीन ली जाती है और 1920 के अंदर जाकर के इन्हें क्या किया जाता है, बाद में रिहा किया जाता है। तब तक इन्हें क्या ले रखा जाता है, नज़रबंद रखा जाता है। और 1920 में इन्होंने जेल से छूटने के बाद में
ये अपने रचनात्मक कार्यों में संलग्न हो गए, यानी रचनात्मक कार्यों में लग गए। बाद में किसी प्रकार की इन्होंने ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं की और फाइनल रूप से जाकर के 1956 में इनका क्या हो गया, देहावसान यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिनका कार्य था राजस्थान के अंदर क्रांति की ज्वालाएं भड़काना, और राजस्थान के अंदर जो क्रांति करने का संपूर्ण दायित्व इनके ऊपर था, और इस दायित्व को इन्होंने बेखूबी निभाया था। हालांकि जो राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति असफल हो गई, पंजाब के अंदर जो इनका भंडाफोड़ हो गया था, इसी कारण यहाँ पर ये क्रांति नहीं कर पाए थे। तो कैसा लगा ये प्रयास कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। अब हमने ऊपर जितने भी क्रांतिकारी देखे, इनके अलावा भी कई और भी महापुरुष थे जिन्होंने क्या किया, सशस्त्र क्रांति का प्रयास करके जो विदेशी सत्ता उसको उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। उसी में एक व्यक्तित्व थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिनका समय था 1857 से 1930 तक। देखो श्याम जी कृष्ण वर्मा का हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान के जो सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन है या यहाँ की जन जागृति का मामला हो, उनमें इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। 1887 से 1897 के मध्य ये रतलाम जो मध्य प्रदेश के अंदर, उदयपुर जो राजस्थान और जूनागढ़ गुजरात के दीवान के पद रहे। अब देखो उदयपुर का आपको पूर्व पढ़ाया जा चुका है। जब केसरी सिंह बारट मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के सलाहकार थे, तब उन्होंने क्या किया था, उदयपुर इनको बुला लिया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा को वहाँ के दीवान यानी प्रधानमंत्री इन्होंने नियुक्त करवा दिया था। हालांकि बाद में वहाँ के अंग्रेज पॉलिटिकल जो एजेंट थे, उस एजेंट के कहने के कारण इनको बाद में वहाँ से क्या कर दिया था, इनको जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया था, है ना। तो उनको निकालने के बाद में जो कर्नल वाइजली करके ऐसे कुछ थे, विलियम कर्जन वाइली जो वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, उसमें उधर उनके कहने के बाद निकाल लिया गया। तो इसके बाद ये कहाँ चले गए थे, उसके बाद ये आगे थे दामोदर दास राठी के पास ब्यावर में, और कुछ समय तक दामोदर राठी की जो कृष्णा मिल्स थी उसमें भी इन्होंने क्या किया था, काम किया था। तो इस तरीके से राजस्थान के जो अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने के अंदर इनका भी, श्याम जी कृष्ण वर्मा का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। जब ये ब्यावर में थे तब इनसे अरविंद घोष जैसे व्यक्तित्व भी इनसे वहाँ मिलने आए। इसी दरमियान जो गोपाल सिंह खरवा है आदि और भी जो राजपूताना के जो क्रांतिकारी, उनका एक दूसरे से यहाँ परिचय हुआ, और राष्ट्रीय स्तर पर इनका क्रांतिकारी गतिविधियों से क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। और बाद में ये कहाँ चले गए थे, विदेश चले गए थे। वे स्वदेशी के क्या थे, प्रबल समर्थक थे, यानी स्वदेशी चीज़ों के बड़े ही समर्थक थे, विदेशी चीज़ों के विरोधी थे। 1897 में महाराष्ट्र में रैंड जो प्लेग कमिश्नर था, पुणे का जो क्या था प्लेग कमिश्नर, उसका एक सहायक था एस्टन, उसकी हत्या हुई। तो उसकी हत्या के संदेह के घेरे में भी श्याम जी कृष्ण वर्मा आए थे। हालांकि सरकार इनको गिरफ्तार करती उससे पहले ही यहाँ से बचकर ये कहाँ पर चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। और इंग्लैंड जाकर के वहाँ इंडिया हाउस की स्थापना की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमने इससे पहले के जो अध्याय संख्या 6 के अंदर आपको पूरा पढ़ा नहीं जानकारी इंडिया हाउस के बारे में, तो उसमें जाकर के आप पढ़ लीजिए। क्योंकि इंडिया हाउस जो लंदन के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों का क्या करता था, मार्गदर्शन करता था, उन्हें प्रशिक्षण करता था। उन्हें इसके अलावा क्रांतिकारी विचारों वाले जो भारतीयों को वहाँ छात्रवृत्ति देकर के वहाँ अध्ययन करवाता था, क्रांतिकारी साहित्य प्रकाशित करता था, और भारत में हथियारों की क्या करता था, सप्लाई किया करता था। बाद में जो वीर दामोदर सावरकर वो भी इसी इंडिया हाउस से जुड़ते हैं। इसके अलावा वहाँ पर लंदन में रहते हुए होम रूल सोसाइटी की भी इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। तो प्रदेश में रहते हुए इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्योंकि जब इन पर भारत के अंदर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ तो उन्हें विदेश में जाना पड़ा, और वहाँ जाकर के अपनी जो गतिविधियाँ, इन गतिविधियों को इन्होंने बेखूबी क्या दिया था, अंजाम दिया था। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व थे उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब थोड़ा सा इसका 2-4 लाइनें और हैं, उन लाइनों के बारे में देख लेते। तो राजस्थान के अग्रणी स्वतंत्रता प्रेमियों में दामोदर दास राठी का नाम लिया जाता है, जिसका समय 1982 से 1918 तक था। दामोदर दास राठी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये क्या थे, क्रांतिकारियों जो क्रांतिकारी गतिविधियां थे उनके भामाशाह थे, यानी पैसे आदि देने का कार्य ये किया करते थे। ये उद्योगपति और राव गोपाल सिंह खरवा और अरविंद घोष के क्या रहते, संपर्क के अंदर रहते। जब भी राजस्थान के अंदर जो विभिन्न क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों के बीच में जो संपर्क बनाने का काम कौन किया करते थे, ये जो दामोदर दास राठी थे। इनका जो अपना उद्योग का जो व्यवसाय था, उस व्यवसाय के अंदर भी ये क्या करते थे, विभिन्न के बीच में संपर्क का काम किया करते थे।
अब देखो हुआ क्या, इतनी सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हमने पढ़ी तो इनके बाद रिजल्ट क्या लिखा। इन सभी क्रांतिकारी गतिविधियों की विशेष बात यह थी कि सामाजिक सुधार और शिक्षा के प्रसार के साथ साथ समांतर रूप से ये चल रही थी। यानी जो क्रांतिकारी गतिविधियां, समाज में सुधार भी हो रहा था, शिक्षा का प्रचार, कई सारी शिक्षण संस्थाएं हमने देखी, विभिन्न क्रांतिकारियों ने स्थापित की। इसमें इसके कार्य क्या थे, राजनीतिक हत्याएं हो रही थी, विभिन्न राजनीतिक हत्याओं की देखी, धन सामग्री, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने के लिए बड़े पैमाने पर क्या थी, धन की आवश्यकता थी। तो इसको जुटाने के लिए इन्होंने कहीं हत्याएं की, कहीं डाके डाले, तो इस तरीके की गतिविधियां चलती रही और अपना जो प्रभाव बढ़ाने का भी माध्यम थी। यद्यपि क्रांतिकारियों का जो आंदोलन है वो जनसाधारण में विशेष नहीं फैल पाया था, क्योंकि जनता अभी इतनी शिक्षित नहीं थी कि उससे जुड़ सके। और गांधीवादी जो साधन है वही अधिक क्या थे अभी राजस्थान के अंदर, जो यानी राजपूताने में उस समय लोकप्रिय थे। फिर भी सामंती समाज की जो बदहाली और शासकों की जो उदासीनता और अंग्रेजों के दमन को इसने उजागर करने में क्रांतिकारी क्या हुए थे, सफल रहे थे कि किस तरीके से यहाँ अत्याचार लोगों के ऊपर किया जाता है, और उन सभी अत्याचारों को ही इन्होंने सामने रखा था। तो ये था अपना जो राजस्थान के वीरवर क्रांतिकारियों के बारे में टॉपिक। तो ये कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।